हेलो फ्रेंड्स, तो आज के हमारे जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वो आपके करंट अफेयर के हैं। जो टॉप क्वेश्चंस हैं इस वीक के, अगस्त के फर्स्ट वीक के, उनको करवाया जा रहा है। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे है। ये जो क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम्स यूपीएससी, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, इन सब के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और मेनली जो हमारा ये सेगमेंट है ये आपके यूपीएससी के हिसाब से बनाया गया है। तो 8 ब्रिक्स वर्किंग ग्रुप मीटिंग और ओशन एंड पोलर साइंस किस पे हुई है? ओशन एंड पोलर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका आयोजन कब हुआ है? 12 से 14 अगस्त 2026 को गोवा में किया जा रहा है। इसकी मेजबानी जो है आपके नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च NCPOR द्वारा की गई है। ब्रिक्स OPST वर्किंग ग्रुप की स्थापना 2018 में की गई थी और इसका जो उद्देश्य केवल पोलर रिसर्च तक सीमित है। इनमें से ओशन साइंस शामिल नहीं है। तो कौन सा कथन सही है? ए सही है, बी सही है, ए और बी दोनों सही है। कौन सा कथन सही है हमें बताना। ए सही है, बी सही है, डी सही है और कौन सा सही है? तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो बी है। किस तरह से है? 1, 2, 3 तीनों ही सही है। 8वीं ब्रिक्स वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑन ओशन एंड पोलर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आयोजन 12 से 14 अगस्त 2026 को गोवा में ही हो रहा है। दूसरा इसलिए सही है कि इस बैठक की मेजबानी जो आपके नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च NCPOR ही कर रहा है। ये जो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत कार्य करता है। NCPOR भारत के पोलर ओशन रिसर्च का प्रमुख संस्थान है। और तीसरा इसलिए सही हो जाता है क्योंकि ब्रिक्स OPST वर्किंग ग्रुप की स्थापना 2018 में हुई थी और इसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच साइंटिफिक कोऑपरेशन, नॉलेज एक्सचेंज और कैपेसिटी बिल्डिंग और कोलैबोरेटिव रिसर्च को बढ़ावा दिया जा सके। भारत ने अपनी पिछली ब्रिक्स प्रेसिडेंसी के दौरान 2020 में तीसरी बैठक की मेजबानी भी की थी। चौथा इसलिए गलत है क्योंकि यह केवल पोलर साइंस तक सीमित नहीं है। ये जो केवल वर्ड है इसी की वजह से ये गलत हो जाता है। इसका जो दायरा है ओशन, पोलर साइंस एंड टेक्नोलॉजी दोनों को कवर करता है। इस बैठक में ओशन एक्सप्लोरेशन, पोलर स्टडीज, ज्वाइंट रिसर्च, साइंटिफिक एक्सचेंज और रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग जैसे मुद्दों पे भी चर्चा हो रही है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 आज का, यानी कि दूसरा क्वेश्चन। गुजरात में हाल ही में शुरू किए गए ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र की ग्रामीण लाइब्रेरियों को आपस में जोड़ना है। जो भी ग्राम यानी कि रूरल एरिया यानी विलेजेस में जो लाइब्रेरीज बनी हैं उनको आपस में जोड़ना है। इसके माध्यम से ग्रामीण पुस्तकालयों को 4 बड़ी लाइब्रेरियों से जोड़ा गया जिनमें लगभग 2.80 लाख पुस्तकें उपलब्ध हैं। इसके अंतर्गत प्रत्येक गांव में पुस्तकालय स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस पहल का उद्देश्य केवल डिजिटल शिक्षा उपलब्ध कराना है और पुस्तकों के भौतिक आदान प्रदान की कोई व्यवस्था यहाँ पे नहीं की गई है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है बी, केवल 1, 2, 3। एक सही इसलिए है क्योंकि ग्रामीण ज्ञान सेतु को 12 अगस्त 2026 को केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री, इनका नाम याद रखना, अमित शाह ने लॉन्च किया था, यानी कि जो हमारे होम मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने। इसका उद्देश्य गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र की ग्रामीण लाइब्रेरियों के एक नेटवर्क से जोड़ना है। गांवों में बच्चों और युवाओं तक पुस्तकों को पहुंच बढ़ाना है। यानी कि आप देखोगे कि अगर लाइब्रेरी सिस्टम है ये सिटी कस्बों में तो हो रहा है, लेकिन विलेजेस में अभी भी लाइब्रेरी सिस्टम नहीं है। कथन तो इसलिए सही है कि 4 बड़ी लाइब्रेरियां ग्रामीण लाइब्रेरियों से जोड़ा गया है जिनमें सामूहिक रूप से 2.8 लाख पुस्तकें हैं। ठीक है, वहीं पे छोटी छोटी लाइब्रेरीज में लगभग 5 से 7 हजार पुस्तकों की सीमा से आगे पाठकों को बहुत बड़ी कलेक्शन तक पहुंच रही है। अब ये जो तीसरा वाला है ये इसलिए सही है क्योंकि इस पहल का लक्ष्य हर गांव में लाइब्रेरी स्थापित करना है, प्रेफरेबली स्कूल के पास केंद्रीय स्थान पर हो। गांधीनगर, कलोल एंड साणंद विधानसभा क्षेत्रों के गांवों में 63 लाइब्रेरियां स्थापित और विकसित करने की प्रक्रिया चल रही है। प्रत्येक में 5000 से 6000 पुस्तकें रखने की योजना है। अब देखिए चौथा इसलिए गलत है, यह केवल डिजिटल ऐप नहीं है बल्कि यह टेक्नोलॉजी फिजिकल लाइब्रेरी नेटवर्क का कॉम्बिनेशन है। MPLAD फंड से उपलब्ध कराई गई वैन्स पर हर पखवाड़े फोर्टनाइट गांव में जाएगी और पहले पुस्तकें जारी
जो पहले की जो पुस्तकें हैं वो जारी की गई उनको वापस लेगी और फिर जो नई पुस्तकें हैं वो दोबारा से यानी कि रीइशू करेगी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है कर्नाटक द्वारा तंबाकू और निकोटीन, यानी कि किसकी बात हो रही है, तंबाकू की और निकोटीन की बात हो रही है, युक्त उत्पादों पर प्रतिबंध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर्नाटक ने गुटखा, पान मसाला, अन्य टोबैको और निकोटीन युक्त उत्पादों के निर्माण, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है। यह प्रतिबंध फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 की धारा 30(2)(a) के तहत लगाया गया। प्रतिबंध की अवधि अधिसूचना तारीख से 1 वर्ष है। यह प्रतिबंध केवल टोबैको प्रोडक्ट की बिक्री पर लागू है और उनके निर्माण और परिवहन पर नहीं। उपयुक्त में से कौन सा सही है, ये बताना कौन सा सही है। आप जो आंसर बताएंगे तो थोड़ा सा और एनालिसिस करेंगे। ठीक है, चलिए अब ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है, कौन सा सही है बताना है। जो सही आंसर है वो आपका है बी। चलिए 1, 2, 3 सही है। कथन 1 सही है। कर्नाटक के डिपार्टमेंट फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने, इसका मिनिस्ट्री का याद रखना नाम, टोबैको और निकोटीन वाले उत्पादों पर राज्यव्यापी प्रतिबंध लगाया है। इसमें गुटखा, पान मसाला ये सब शामिल है। यह प्रतिबंध केवल, यहाँ पे ये ध्यान रखना, केवल दुकानों की बिक्री तक सीमित नहीं है, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग हो गया, स्टोरेज हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल्स, पूरी सप्लाई चेन को कवर करता है। यानी कि किसी एक पर प्रतिबंध नहीं है, बल्कि यह पूरी जो सप्लाई चेन है उसको प्रतिबंधित करता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। दूसरा वाला सही इसलिए है कि यह कार्रवाई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 की सेक्शन 30(2)(a) तथा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड प्रोहिबिशन एंड रिसर्च ऑन सेल रेगुलेशन 2011 की रेगुलेशन 2.3.4 के तहत की गई। ऑलराइट, अब कथन 30 इसलिए सही है कि अधिसूचना 10 अगस्त 2026 की और प्रतिबंध 1 वर्ष तक जो है प्रभावी रहेगा और राज्य में फूड सेफ्टी ऑफिस द्वारा स्पेशल इंस्पेक्शन और इन्फोर्समेंट ऑपरेशन भी चलाए जा रहे हैं। अब देखिए फोर्थ वाला गलत क्यों है। इसलिए गलत है कि सेल पर प्रतिबंधित नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग से लेकर स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल, पूरी जो सप्लाई चेन है वो इसके दायरे में आती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत द्वारा लगभग 1 लाख करोड़ की लागत से 60 मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की खरीद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन विमानों की खरीद का उद्देश्य जो है भारतीय वायुसेना के पुराने AN-32 परिवहन विमानों को रिप्लेस करना है। प्रस्तावित एयरक्राफ्ट यानी कि लगभग 20 से 26 टन प्ले लोड श्रेणी में होंगे। इस प्रोग्राम में अधिकांश एयरक्राफ्ट का निर्माण भारत में करने की योजना है। यह प्रोक्योरमेंट भारतीय नौसेना के लिए मरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट खरीदने से संबंधित है। तो कौन सा कथन सही है, ए सही है, बी सही है, सी सही है और डी सही है। इसमें कौन सा सही है आपको बताना है कमेंट्स बॉक्स में। इसका जो आंसर है केवल बी है। 1 और 2, 3 तीनों सही है। 1, 2, 3 सही। एक सही इसलिए कि 1 लाख करोड़ बिल्कुल सही है। 60 मीडियम ट्रांसपोर्ट MTA लेने की प्रक्रिया, इसका उद्देश्य जो है भारतीय वायुसेना के AN-32 फ्लीट धीरे धीरे रिप्लेस करना है, यानी कि एकदम से रिप्लेस नहीं करना है। A-32 लंबे समय से IAF की टैक्टिकल एयरलिफ्ट कैपेबिलिटी का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। दूसरा सही इसलिए प्रस्तावित एयरक्राफ्ट की प्ले लोड कैपेसिटी 20 से 26 टन बताई गई और यह कैटेगरी महत्वपूर्ण है क्योंकि लाइट ट्रांसफर एयरक्राफ्ट एंड हैवी स्टोरेज एयरक्राफ्ट के बीच कैपेबिलिटी गैप को भरती है, यानी कि सैनिकों इक्विपमेंट सप्लाई को कंपैरेटिवली हैवी लोड के साथ तेजी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकेगा। ठीक है, तीसरा सही इसलिए है कि इस प्रोग्राम का महत्वपूर्ण जो हिस्सा है वो मेक इन इंडिया और डिफेंस इंडिजीनियसेशन है। योजना का अधिकांश एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन भारत में करने पर जोर है। इससे केवल एयरक्राफ्ट प्रोसीजर नहीं होंगे बल्कि एयर स्पेस मैन्युफैक्चरिंग, इकोसिस्टम टेक्नोलॉजी, एब्जॉर्प्शन, सप्लाई चेन और MRO कैपेबिलिटी को भी बढ़ावा मिलेगा। अब चौथा वाला गलत क्यों? यह प्रोक्योरमेंट इंडियन एयरफोर्स की मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए, नेवी के मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट के लिए नहीं है, इसलिए इसे मैरीटाइम सर्विलेंस प्रोग्राम से जोड़ना गलत होगा। तो ये याद रखना, यूपीएससी में इसी तरह से क्वेश्चन आपको फंसा देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पे,
भारतीय रेलवे द्वारा कवच वर्जन 4.0 को इज्जतनगर डिवीजन में लागू करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कवच क्या है? भारत में विकसित ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। इज्जतनगर डिवीजन में कवच 4.0 को 660 रूट किलोमीटर 660 किलोमीटर पर लागू करने की मंजूरी दी गई है। इस परियोजना का अनुमानित लागत जो है 295 करोड़ है। कवच 4.0 के केवल सिग्नल फेलियर की स्थिति में ड्राइवर को अलर्ट करता है और आवश्यकता पड़ने पर यह स्वतः ब्रेकिंग नहीं कर पाता है। तो कौन सा कथन सही है ये हमें बताना है। तो आपका जो है ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। कौन सा कथन सही है आपको बताना है। जो आंसर है आपका वो है बी, केवल 1 2 3। अब देखिए एक सही कैसे है यहाँ पे। कवच भारतीय रेलवे द्वारा विकसित ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, इसका उद्देश्य जो है वो ट्रेन कोलिजन सिंगल